हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कैसे पेटीएम पर आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट के सेक्शन 35A का इस्तेमाल करते हुए प्रतिबंध लगा दिया है और कहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक्स जो है वो 29 फरवरी 2024 के बाद से अपनी किसी भी सर्विसेज में किसी भी तरह का पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। हालांकि यहाँ पर छूट दी गई है कि अगर किसी उपभोक्ता का अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक्स में है तो वो 29 फरवरी के बाद भी निकासी कर सकता है। यानी कि अगर आपके वॉलेट में पैसे हैं या आपके सेविंग बैंक अकाउंट या करंट बैंक अकाउंट जो कि पेटीएम बैंक्स में खुला हुआ है तो वहां से आप अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके फास्टैग में भी पैसे हैं तो भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी जमा नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपका फास्टैग जो है उसमें पैसे हैं तब तक ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि उसमें पैसे हैं। अब यहाँ पर ये कार्रवाइयां क्यों हुई और राजनीतिक परिदृश्य से यहाँ पर किस तरह की बातें की जा रही हैं, क्योंकि हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बताया गया कि ये एक स्कैम है और स्कैम क्यों है इस पर भी तमाम सारी बातें कही गई। और साथ ही कई सारे ऐसे विक्टिम्स के सवाल मेरे पास आए हैं जिसमें कि जिन विक्टिम्स के साथ स्कैम हुआ है या फिर जिनका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है वहां पर भी पेटीएम पेमेंट बैंक्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसे मौके पर क्या आने वाले समय में उनका पैसा उनके खाते में आएगा या नहीं, या फिर जिन विक्टिम्स का अकाउंट फ्रीज है, बैंक अकाउंट फ्रीज है, पेटीएम का अकाउंट फ्रीज है, उसमें जो पैसा था क्या उस पैसे का वो इस्तेमाल 29 तारीख के बाद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या होगा उनके पैसों का। और साथ ही जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं पेटीएम में उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जो नॉर्मल उपभोक्ता है हमारे आपके जैसे जो कि पेटीएम ऐप का इस्तेमाल करते थे उन पर किस तरह से जो है इसका प्रभाव पड़ने वाला है। इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या ये वाकई में एक स्कैम है या सिर्फ ये एक आरोप भर है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये सारा सिनेरियो क्या है और क्यों जो है इस तरह की कवायद की गई आरबीआई के द्वारा। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पेटीएम जब हम नाम लेते हैं तो उसमें कई सारे बिजनेसेस हैं और इंपॉर्टेंटली जिसकी बात अभी की जा रही है वहां पर दो बिजनेसमैन है। पहला है 197 कम्युनिकेशन जो कि पेटीएम की ऐप है और दूसरा है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड जिस पर की कार्रवाई की गई है। यानी कि पेटीएम पर कार्रवाई नहीं की गई है, पेटीएम ऐप पर कार्रवाई नहीं की गई है, जो भी कार्रवाई हुई है वो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर कार्रवाई की गई। अब क्यों कार्रवाई की गई है इसको हम थोड़ा तफ्तीश से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, 2015 में इनको लाइसेंस अप्रूव हुआ, 2017 में इन्होंने अपनी बैंक चालू की और उस बैंक का नाम था पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। ठीक है ना। तो ये एक अलग एंटिटी है, ये एक बैंक की तरह काम करती है। तो इनको लाइसेंस दिया गया, इनको कहा गया कि आप सेविंग बैंक अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, इस तरह के अकाउंट जो है आप अपने उसमें खोल सकते हो और तमाम सारे मर्चेंट अकाउंट जो है उनको भी डायरेक्टली आप यहाँ पर लिंक कर सकते हो। अब यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कार्ड जारी करने के लिए या किसी तरह का लोन देने के लिए इस तरह की कोई भी सुविधा, इस तरह का कोई भी लाइसेंस जो है वो पेटीएम पेमेंट बैंक को नहीं दिया गया था। लेकिन नियमों का उल्लंघन करते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि पेटीएम के द्वारा तमाम सारे लोन बांटे गए जिसकी कि उनको अनुमति नहीं थी। ये तो पहला है। अब दूसरा वायलेशन क्या है। दूसरा वायलेशन यह है कि मार्च 2022 में पेटीएम पेमेंट बैंक को निर्देश दिया गया, बताया गया कि भैया अब आप बिना ऑडिट किए कोई भी नया कस्टमर अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड नहीं कर सकते। तो आपको एक एक्सटर्नल आईटी कंपनी से ऑडिट करानी है। और ऑडिट क्यों करानी है, क्योंकि हमें ऐसा अंदेशा है कि आपका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, यानी कि यहां पर बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, साइबर सिक्योरिटी लैप्सेस दिख रहे हैं और बहुत सारे आपके जो केवाईसी नॉर्म्स हैं उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक एक्सटर्नल आईटी कंपनी से जो है ऑडिट कराना पड़ेगा। और जब ऑडिट की रिपोर्ट आई तो ये पता चला कि ऐसे हजारों में खाते हैं जो कि एक एक पैन कार्ड से एसोसिएटेड, यानी कि एक पैन कार्ड के अगेंस्ट एक हजार अकाउंट खुले हुए हैं। यानी कि यहाँ पर केवाईसी नॉर्म्स की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई और बताया गया कि हजारों लाखों में ऐसे अकाउंट थे जिनमें केवाईसी मौजूद ही नहीं थी। बावजूद इसके उन अकाउंट से लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा था। बीच में ऐसी भी खबरें आई कि ईडी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि पेटीएम ने बाद में इसका खंडन किया और कहा कि ईडी पेटीएम के ऊपर कोई जांच नहीं कर रही है, ईडी उन मामलों की जांच कर रही है जो कि पैसे इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ट्रांजैक्शन किए गए थे। ईडी वो पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हाँ ये खाते में पैसा क्यों आया, कहाँ गया। तो वो अलग मामले हैं, वो मामला जो है पेटीएम के खिलाफ नहीं है, वो उन मर्चेंट्स के खिलाफ है जिन्होंने पेटीएम के प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया। ये खंडन आया था पेटीएम की तरफ से। तो जब इतने बड़े लेवल पर केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हो आप तो आपके ऊपर क्या होगा, जुर्माना लगेगा। तो आरबीआई ने 5.4 CR का जुर्माना जो है
वो 2023 अक्टूबर में लगाया पेटीएम के ऊपर कि आप जो है केवाईसी नॉर्म्स नहीं फॉलो कर रहे हो। इसके पहले 2018 में भी ऐसा ही हुआ था, यानी कि बैंक लाइसेंस प्राप्त करने के 1 साल बाद ही आरबीआई ने पाया कि पेटीएम जो है वो बैंकिंग नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। और यानी कि 2018 में भी प्रतिबंध लगाया था कि आप किसी भी नए कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड नहीं कर सकते जब तक कि आप हमारी शर्तों पर खरा नहीं उतरते हैं। बावजूद इसके पेटीएम के कानों में जू नहीं रेंग रही थी। 5 सालों से वो लगातार आरबीआई की अलग अलग जो गाइडलाइंस हैं उसकी धज्जियां उड़ाते रहे, जिसकी वजह से आरबीआई को मजबूर होना पड़ा कि अंततः 31 जनवरी को एक गाइडलाइन आई जिसमें बताया गया कि 29 फरवरी भैया आपकी जो है आखिरी डेट है। तीसरा आरोप पेटीएम पे ये है कि उन्होंने कस्टमर्स को बिना बताए ही उनका पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट खोल दिया, और ऐसा दिखता भी इसलिए है क्योंकि जो ऑडिट रिपोर्ट आई थी उसमें 35 करोड़ से अधिक पेटीएम के खाते हैं, जिसमें से कि 31 करोड़ से अधिक खाते इनएक्टिव हैं। इनएक्टिव है मतलब लोग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो वो क्यों खुले? वो इसलिए खुले क्योंकि आपको याद होगा कि शुरुआती दौर में क्या होता था, जब भी आपको अपने पेटीएम वॉलेट की केवाईसी करनी होती थी तो आपको कहाँ जाना होता था? परचून की दुकान पर या किसी ग्रोसरी शॉप पर। वहां आप जाते थे, अपना अंगूठा लगाते थे और वहां से आप अपनी केवाईसी कंप्लीट करते थे, और उस समय एजेंट्स को 50-50, 100-100 रुपए दिए जाते थे इस तरह के अकाउंट्स को वेरीफाई करने के लिए। तो वहां पर क्या होता था, वहां पर आपके वॉलेट के साथ साथ आपकी जानकारी के बिना आपका पेटीएम पेमेंट बैंक भी खोला जा रहा था। और लोगों में आज भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि ये दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, यानी कि 197 कम्युनिकेशंस पेटीएम जो वॉलेट चलता था, या जो पेटीएम का जो भी अलग सर्विसेज है, रिचार्ज की हो, चाहे फास्टैग की हो, चाहे जो भी सर्विसेज हो, यूपीआई सर्विसेज हो, ये सारी एक अलग सर्विसेज है। लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक ने यहां पर आने के बाद क्या किया, इस तरह की बहुत सारी जो सर्विसेज हैं जो कि पेटीएम ऐप में उपलब्ध थी उसका एक पूरक बन गए, नहीं कॉम्प्लीमेंट्री बन गए। उन सर्विसेज को जो फुलफिल करने का काम किया जा रहा था, उनसे जो भी पैसों का ट्रांजैक्शन करने का काम किया जा रहा था, वो पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा किया जा रहा था। देखिए यहाँ पेटीएम ने क्या किया, ये 2 अलग एंटिटी होनी चाहिए थी जिसको एक साथ मर्ज कर दिया, यानी कि एक ही मोबाइल ऐप के द्वारा आप पेटीएम पेमेंट बैंक को भी एक्सेस कर रहे थे और उसी मोबाइल ऐप के द्वारा आप पेटीएम को भी एक्सेस कर रहे थे। आप कहीं भी जाकर के देखिए, अगर एक बैंक है, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक के खाते को आप मिंत्रा के ऐप में जाकर के चेक करें? नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये 2 अलग अलग एंटिटीज हैं। तो ऐसी जो क्लैरिटी है वो नहीं रखी पेटीएम ने, इसका भी बहुत ज्यादा जो है आरबीआई ने विरोध किया, जो कि एक्चुअल में गलत है। इसके अलावा एक बड़ा आरोप ये भी है कि जो पेटीएम के थ्रू आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, ये नियम होता है कि अगर कोई भी कंपनी जो यूपीआई की सर्विसेज दे रही है, थर्ड पार्टी यूपीआई एप्स होती हैं, उनको मिनिमम 3 बैंक्स के साथ टाई अप करना पड़ता है। लेकिन यहां पर पेटीएम ने भी यूपीआई के नियमों का भी उल्लंघन किया। इन्होंने क्या किया, अपनी ही बैंक को डिफॉल्ट बैंक बना लिया, यानी कि जो भी आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं वहां पर इनकी बैंक का इन्वॉल्वमेंट, यानी कि अपने बैंक के माध्यम से पैसों को आगे भेजना या रिसीव करना किया करते थे, जिसकी वजह से भी इनके ऊपर इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया है। अब जाकर के ऐसी बात कही जा रही है कि यूपीआई सर्विसेज को जारी रखने के लिए पेटीएम अलग अलग बैंकों से बात कर रहा है, और हो सकता है कि 29 फरवरी के बाद से ये एकाधिकार खत्म हो और कई सारी और बैंक के भी इंटरेस्टेड हो यूपीआई सर्विसेज देने के लिए, और ये सर्विसेज जारी रहे। ऐसा आश्वासन विजय शेखर शर्मा जी द्वारा अपने सारे कस्टमर्स को दिया जा रहा है कि भैया 29 तारीख के बाद जैसे कि आप जीपे, फोन पे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह से आप पेटीएम की ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने किसी भी मर्चेंट को पेमेंट दे या ले सकते। तो यहीं पर आपको बता देता हूं कि विजय शेखर शर्मा ने पिछले टाउन हॉल में हाल ही में अपने सारे एम्प्लॉय से कहा कि किसी तरह की कोई छटनी हम नहीं करने जा रहे हैं, नंबर 1, यानी कि अभी भी वो कॉन्फिडेंट है कि कुछ हुआ नहीं है, और आगे आने वाले समय में वो बाउंस बैक करने की भी बात कर रहे हैं। अभी मैं हाल ही में नारियल पानी वाले के यहाँ पानी पी रहा था, तो देखा कि कुछ पेटीएम वाले बंदे वहां पर आए, और वो इसलिए आए क्योंकि पेटीएम ने क्या किया, अपने सारे एम्प्लॉयज को अपने सारे मर्चेंट्स के पास भेजना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मर्चेंट के अकाउंट्स क्या होते हैं। तो मैं एक दुकानदार हूँ, मैं पेटीएम से पैसे एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे पास एक साउंड बॉक्स रखा हुआ है, क्यूआर कोड दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या था, मैंडेटरली एक तरीके से शुरुआत में जो सेटलमेंट अमाउंट हुआ करता था वो कहाँ आता था, मेरे पेटीएम पेमेंट बैंक में। यानी कि जो 37 करोड़ मर्चेंट्स इस समय पेटीएम के पास हैं, यानी कि जो हम पेमेंट करते हैं किसी भी मर्चेंट को, तो वो पैसा क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद कहाँ जाता है, उनके पेटीएम पेमेंट बैंक में जाता है। तो उसको डीलिंग करने की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। तमाम सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो इस तरह से चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए गए हैं। वो मर्चेंट्स के शॉप पर जाते हैं
और उनसे उस क्यूआर कोड को उनके पेटीएम पेमेंट बैंक से हटा करके उनके दूसरे अवेलेबल बैंक के साथ में लिंक कर रहे हैं, ताकि जो सेटलमेंट वैल्यू जो है वो दूसरे अकाउंट में आ जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं राजनीतिक पहलू की। राजनीतिक पहलू क्या है इसका? तो विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है मोदी सरकार के ऊपर और बता रहा है कि ये जो पूरा कांड है, यानी कि आरबीआई के द्वारा पेटीएम पर प्रतिबंध लगाना, ये जो भी चल रहा है ये पूरी तरह से स्कैम है। और स्कैम क्यों है, इसको जस्टिफाई करने के लिए कांग्रेस की प्रवक्ता ने कुछ फोटोज मीडिया में लहराई और कहा कि अलग अलग मौकों पर, जैसे कि कई सारे स्टार्टअप प्रोग्राम्स होते हैं, कई सारे फिनटेक इवेंट्स होते हैं जो कि सरकार द्वारा आयोजित कराए जाते हैं, डिजिटल इंडिया के तमाम कार्यक्रम, डिजिटल करेंसी को प्रमोट करने के लिए जो तमाम कार्यक्रम है, वहां पर जिस तरह से कंपनी के फाउंडर विजय शेखर शर्मा और नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें जो वायरल होती थी, और कई बार नरेंद्र मोदी जी के अलग अलग मामलों में अलग अलग चीजों के ऊपर जो सपोर्ट करता हुआ उनका जो ट्वीट हुआ करता था विजय शेखर शर्मा जी का, उनकी सारी फोटोज निकाल करके उनके प्रिंटआउट्स को मीडिया में लहराया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि ये जो गलभैया है, यानी कि विजय शेखर शर्मा और नरेंद्र मोदी जी की जो नजदीकियां हैं, इसकी वजह से ही आरबीआई मजबूर था कि पिछले 5 सालों से पेटीएम पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। साथ ही एक आरोप, एक अंदेशा ऐसा लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा इन पर जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है वो इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने मित्र अंबानी जी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। वो क्यों पहुंचाना चाहते हैं? क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो आने वाले समय में पेटीएम को एक्वायर कर लेगा, ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है सरकार के ऊपर। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि अंदर खाने कुछ बातें चल रही थी कि जो पेटीएम का वॉलेट बिजनेस है और फास्टैग बिजनेस है, इसको खरीदने के लिए जियो फाइनेंशियल्स और एचडीएफसी ने कवायद शुरू कर दी। अब इसमें सच्चाई क्या है ये तो प्रवक्ता ही बता सकते हैं पेटीएम के, लेकिन ऐसी बातें कुछ अखबारों में निकल करके आई थी जिसमें कि विजय शेखर शर्मा जी की कंपनी जो पेटीएम है उसके द्वारा एचडीएफसी से बात की जा रही है कि जो वॉलेट बिजनेस है या जो फास्टैग बिजनेस है उसको दूसरी कंपनी कोई एक्वायर कर ले। और आपको याद होगा कि नोटबंदी के दौरान भी एक विज्ञापन, फुल पेज विज्ञापन हर अखबार के पहले पन्ने पर छपा था, जिसमें कि पेटीएम कंपनी को सपोर्ट करते हुए नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इस्तेमाल किया गया था। यानी कि पेटीएम कंपनी के प्रमोशन में नरेंद्र मोदी जी के फोटो का इस्तेमाल किया गया, जिस पर भी राजनेताओं ने आपत्ति जताई। हालांकि कंपनी ने बाद में माफी मांगी थी, कहा था कि हाँ, हमने पीएम से पूछे बिना ही इस फोटो का इस्तेमाल किया, इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई शायद उस समय नहीं हुई थी, जिसको लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स और हम जैसे आम उपभोक्ताओं पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। देखो भाई, जब इतनी बड़ी फिनटेक कंपनी का आईपीओ आया था, आपको याद होगा, तो इसकी जो प्राइस वैल्यू रखी गई थी वो 2150 रुपए, यानी कि 2150 रुपए पर शेयर के हिसाब से इसकी प्राइस वैल्यू रखी गई थी। और तब कहा जा रहा था कि ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले समय में ये बहुत बड़े लेवल तक जाएगा, इसका प्राइस बहुत ज्यादा होगा। लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया और 18,000 करोड़ से अधिक की वैल्यू का वो आईपीओ था। और ऐसा माना जा रहा था कि फिनटेक कंपनी का सबसे बड़ा आईपीओ उस दौर में आया था। लेकिन उसके बाद से ही इतिहास गवाह है कि इसके प्राइस लगातार कम होते चलेगा और इन खबरों के बाद तो इनके प्राइस 80% तक गिर करके 450 रुपए प्रति शेयर तक आ चुके हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसका रिटेल इन्वेस्टर पर किस तरह से प्रभाव पड़ा होगा, क्योंकि जो शेयर आपने 2150 रुपए का लिया था, आज उसकी कीमत 450 रुपए है। तो इस तरीके से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है, जिसको कि एक स्कैम के चश्मे से देखा जा रहा है। क्योंकि कंपनी ने तो पैसे जुटा लिए, 18,000 करोड़ से अधिक का पैसा जनता से कंपनी ने उठा लिया और उससे अपने पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट दे दी, या उस पैसे को कंपनी की ग्रोथ के लिए लगाया, या जो भी कुछ किया। लेकिन जनता को क्या मिला? जनता का पैसा तो डूब गया। इसी वजह से इसको पूरी तरह से स्कैम कहा जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि हमारे आपके जैसे उपभोक्ताओं को क्या असर पड़ने वाला है। भैया कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इन एप्स में, इनकी बैंक्स में जो भी पैसा हमारा पड़ा है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद पेटीएम के कर्मचारी जा जाकर के मर्चेंट्स की दुकानों में जाकर के उनके क्यूआर कोड से उनके बैंक को डीलिंग करवा रहे हैं और दूसरे बैंक को एसोसिएट कर रहे हैं। यानी कि वहां पर भी वो किसी भी तरह का नुकसान किसी मर्चेंट को नहीं होने देना चाहते हैं। नंबर 1, मर्चेंट मतलब दुकानदार। नंबर 2, हमारे वॉलेट में पैसा है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे फास्टैग में पैसा है तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें किसी तरह से कोई पैसों का नुकसान यहाँ पर नहीं हो रहा है, ये समझने वाली बात है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप पेटीएम ऐप का इस्तेमाल कर पाएंगे? जवाब फिर से बता देता हूं, हाँ, ठीक वैसे ही कर पाएंगे जैसे कि आप जीपे
और फोन पे का करते हैं। वहां पर आपको अपने दूसरे अकाउंट्स को लिंक करना होगा। किसी भी आपके बैंक में अकाउंट है उसको आप लिंक कीजिए। जैसे आप यूपीआई का लेन देन करते थे वैसे आप यूपीआई का लेन देन कर सकते हैं। आप अपने फोन का रिचार्ज करा सकते हैं, आप मूवी टिकट बुक कर सकते हैं, आप जो भी सर्विसेज पेटीएम के द्वारा दी जा रही हैं उसकी तमाम सर्विसेज को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन वहां पर आपके पैसे कहां से कटेंगे? आपके बैंक अकाउंट से कटेंगे, आपका अपना बैंक अकाउंट जो कि पेटीएम बैंक नहीं होगा। बस इतना अंतर आया है, ठीक है ना। तो जो भी कार्रवाई की गई है वो पेटीएम बैंक पे की गई है, पेटीएम पर नहीं की गई है। लेकिन वो जो वॉलेट वाला सिस्टम था वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, यानी कि जो भी लेन देन है वो बैंक टू बैंक होगा। यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि आरबीआई गाइडलाइन के तहत पेटीएम को निर्देश दिया गया है कि 15 मार्च के बाद उनको अपने सारे नोडल अकाउंट्स को बंद करना होगा। अब नोडल अकाउंट्स क्या होता है? नोडल अकाउंट्स के बारे में समझ लेते हैं कि नोडल अकाउंट्स वो होते हैं जैसे कि आप कोई चेक लगाते हैं ना, आपका बैंक अकाउंट है मान लीजिए एचडीएफसी बैंक में और आपको एक चेक दिया किसी क्लाइंट ने एसबीआई का, तो आप क्या करते हो? आप अपने अकाउंट में लगाते हो तो वो कहाँ जाता है? पहले एक नोडल अकाउंट में जाता है चेक, यानी कि वो पैसा पहले नोडल अकाउंट में आता है और वहां से वो आपके अकाउंट में रिलीज किया जाता है। तो वो भी 15 तारीख को बंद कर दिया जाएगा। चलिए अब अंत में लौटते हैं अपने सवाल पर, जो सवाल हमारे विक्टिम्स ने पूछा था कि भैया हमारा पैसा फला बैंक में होल्ड है और हमने इस तरह से कोर्ट ऑर्डर ले लिया है, क्या मुझे वो स्कैम का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा जो कि पेटीएम बैंक लिमिटेड के अकाउंट में पड़ा है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 15 मार्च तक जो है नोडल अकाउंट्स चालू रहेंगे पेटीएम के। उसके बाद जो पेटीएम के नोडल अकाउंट्स को भी बंद करने का आरबीआई के द्वारा निर्देश दिया गया है। मैंने एक सवाल बीच में क्वेश्चन पूछा था, कई जो पेटीएम के कर्मचारी है वहां पे पूछा था कि इस तरह से मेरा जो अकाउंट है वो होल्ड हो गया था, उसमें पैसे फ्रीज पड़े हुए हैं, इनका क्या होगा? वहां से भी कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला है। दूसरा, साइबर क्राइम की रिपोर्ट के बाद जो सामने वाला खाता फ्रीज हुआ था, यानी कि स्कैमर का खाता फ्रीज हुआ था जिसमें कि पैसे थे, जहां से मुझे पैसे वापस मिलने चाहिए वो पैसे मुझे कैसे मिलेंगे? इस पर भी अभी तक कोई जवाब पेटीएम ने नहीं दिया है। सब लोग अभी गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, डेडलाइन की बात कर रहे हैं। 29 फरवरी और 15 मार्च तक का जो समय दिया गया है, सूत्रों की माने तो विजय शेखर शर्मा ने हाल ही में निर्मला सीतारमण यानी कि वित्त मंत्री से भी मुलाकात की है, साथ में आरबीआई के अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की है और ये जो डेडलाइन है इसको 29 फरवरी से आगे बढ़ाने की बात की है। तो हो सकता है कि ये डेडलाइन बढ़ जाए, हो सकता है कि किसी और बैंक के थ्रू नोडल अकाउंट्स को सेटअप किया जाए। अब ये सारी बातें भविष्य में हैं, यानी कि भविष्य में हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर नोडल अकाउंट स्थापित किए जाते हैं किसी और बैंक में पेटीएम के द्वारा, तब तो संभव है कि ये पैसा आपका वापस आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये पैसा वापस आने की संभावनाएं नहीं है। तो आज के समय में तो ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। अब इसके लिए आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अपनी तरफ से भी क्वेरी कीजिए, आपको क्या जवाब मिलता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।